आपको बचपन के गर्मी के दिन याद है जब लाइट चली जाती थी तो हम कितने खुश होते थे और पेड़ों के नीचे जाके बैठते थे। वहाँ झूले वगैरह भी पड़े रहते थे ठंडी ठंडी छाँव में, और कभी गर्मी नहीं लगती थी। तो आज मैं वही अपने प्लांट को थोड़ा से ट्रीटमेंट देने जा रही हूँ, स्पेशली विंटर्स के प्लांट। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे विंटर्स के प्लांट भी सर्वाइव कर जाते हैं। डायंथस, जरबेरा, कैलेंचो, क्रिसेंथेमम, काफ़ी प्लांट लास्ट ईयर भी बचे थे। तो मेरे गार्डन के सभी प्लांट्स एनुअल हो या परमानेंट हो, उनकी पूरी केयर मैं करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा फ्लावरिंग के चक्कर में, ज़्यादा खाद दो इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। प्लांट हेल्दी बना रहे, लंबा समय तक बना रहे। तो ये सारे विंटर्स के प्लांट्स हैं, देखिए जेरेनियम वगैरह सब में फ्लावरिंग हो रही है अभी इस समय भी। पिटूनिया भी मई तक फ्लावरिंग करते हैं, अगर आप उनकी कंडीशनिंग उपलब्ध करा सकें, जैसे मैंने शिफ्ट करती रहती हूँ। तो पहला तो काम यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रैल का, कि पौधों को उनके अनुसार उनके फेवरेट जगह पे आप शिफ्ट कर दें। फॉलिएज प्लांट हों, इवन आजकल तो इतनी गर्मी पड़ने लगी है, समर के जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है उनको भी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, नमी बनाए रखने की, थोड़ा ठंडक मिल जाए। तो वेदर के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट्स प्लांट्स का बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम गमलों में पौधे लगा रहे हैं। जब सॉइल में लगे होते हैं ना, तो आसपास के पौधे जो है ना उनको मदद करते हैं। अगर एक पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में होता है तो पौधों के अनुसार ही हम उनकी मिट्टी तैयार करते हैं, और पानी कैसे देना है वो भी पौधा ही डिसाइड करता है। सक्लेंट्स को हम अलग तरह से पानी देते हैं और परमानेंट प्लांट्स को अलग, और फॉलिएज प्लांट सबको पानी की नीड भी अलग अलग होती है। और सन पोजीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, स्पेशली आजकल, क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बोले या किसी भी तरह से टेम्परेचर हर साल बढ़ ही रहा है। लास्ट ईयर 47 पहुंचा था। तो पौधों को थोड़ी सी शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। आपको इवन गर्मियों के जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डे टाइम पे, एकदम पीक टाइम की हार्श सन से बचाने की ज़रूरत होती है जब आप उन्हें गमलों में लगा के रखें। तो देखिए, ये है इंग्लिश आइवी का पौधा, जो अभी तक ऐसी जगह पे लगा हुआ था हैंगिंग बास्केट में, जहाँ इसे शाम की धूप मिलती थी। लेकिन अब मैं इसे शिफ्ट करके ऐसी जगह लगा रही हूँ जहाँ पूरे दिन की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन नेट वगैरह लगाते हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पौधों को इस समय, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो ड्राई वेदर होता है ना, बंचेस में इकट्ठा एक साथ ग्रुप में रखें, जिससे आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो रीअरेंजमेंट ज़रूर कीजिए थोड़ा बहुत पौधों का। तो शिफ्टिंग आप साउथ या वेस्ट वाली वॉल की तरफ भी कर सकते हैं ऐसे प्लांट्स को। सेकंड, आप टेम्परेरी शेड प्रोवाइड कर सकते हैं अगर परमानेंटली आप मेरी तरह ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बंदरों के चक्कर में भी नहीं लगाती, वो फाड़ जाएंगे आके। तो ये भी आप कर सकते हैं, और इकट्ठे इस तरह से रखिए प्लांट्स को, और पीक टाइम की धूप से ज़रूर अपने सभी प्लांट्स को बचाइए। तो उनका जो कलर है ना वो वैसे ही ग्रीन और कलरफुल बना रहेगा। दूसरा जो काम है, अगर रिपोर्टिंग वगैरह करना हो, अगर आप समर्स के प्लांट्स खरीद के लाने हो आपको, या फिर आपको पुराने पॉट्स को रिपोर्ट करना हो, गमला चेंज करना हो, तो अप्रैल बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है काफ़ी, अभी तो 38 तक पहुंचने लगा है, लेकिन रात ठंडी मिल जाती है। तो अपने इस कटिंग से ग्रो किए हुए बेबी सनरोज़ को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसकी कटिंग भी लगाऊंगी। तो कटिंग वगैरह लगाना हो तो वो भी अप्रैल के महीने में लगा लीजिए, बेस्ट होता है। वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में मैं बेबी सनरोज़ को ही मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो देखिए, कटिंग से ही आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। फिर जो एक बहुत ही ज़रूरी काम है वो है सभी पौधों को खाद देना। मैं जितने भी अपने समर सीजन्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि सब्जियां और फल तो मैं लगा नहीं पाती बंदरों के चक्कर में, तो मैं अप्रैल में ही लास्ट उनको कंपोस्ट देती हूँ। उसके बाद मैं मई जून में बिल्कुल भी कोई खाद नहीं देती हूँ।
मई जून में आजकल इतनी गर्मी पड़ती है, अगर आप खुद को लेकर ही सोचें कि हमको ही खाना खाने की इच्छा नहीं करती, तो आप सोचिए पौधों का क्या हाल होता होगा। वो तो बोल नहीं पाते हैं। इवन आप पौधों को भी देखेंगे, जो समर फ्लावरिंग पौधे हैं ना, उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है थोड़ी सी एकदम पीक टाइम पे। तो बस जितनी भी खाद देनी है मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ। कंपोस्ट, बोन मील पाउडर, नीम खली पाउडर और बनाना पील फर्टिलाइज़र, एक एक मुट्ठी सब अपने पौधों को दे रही हूँ। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है मल्चिंग का। तो मल्चिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि पौधे की जो टॉप सॉइल होती है ना, वो जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो आप इस तरह से लाइव मल्चिंग भी कर सकते हैं। लाइव मल्चिंग में आप कोई भी छोटा प्लांट लगा दें बड़े पॉट्स में, जैसे यहाँ पे टर्टल वाइन लगी है, आप वंडरिंग जू लगा सकते हैं। यहाँ विंटर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो जो लाइव मल्च हम लोग लगाते हैं ना, तो उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर खरपतवार से भी यह पौधा जो है ना बचता है। और अगर आप सोचें कि पौधे को पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने सहजीवता का जो सिद्धांत होता है वो पढ़ा है। हम लोग भी जैसे अब आसपास लोगों से शेयर करते हैं, ऐसे पौधे भी आपस में शेयर करते हैं। अगर एक साथ हम ग्रुप में पौधे लगाएं एक पॉट में भी, तो फिर आप कोकोपीट से ऊपर की सॉइल में लेयरिंग कर सकते हैं, या कंपोस्ट से भी मल्चिंग होती है। लेकिन सबसे बेस्ट है ये सूखी हुई पत्तियाँ। पॉट के ऊपर चारों तरफ ये सूखी हुई पत्तियाँ फैला दीजिए। फैलाने के बाद मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ राख। राख एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी है, और जो कार्बन तत्व की उपलब्धता भी बढ़ाती है। और उसमें डाल देती हूँ पानी। तो इस तरह से मल्चिंग करने पे क्या होता है, पौधा जो है गर्मी में भी हरा भरा बना रहता है। और ये जो धीरे धीरे सूखे पत्ते हैं वो डिकम्पोज होके पौधों के लिए खाद भी तैयार करते हैं। तो अगर आपके पास अपना छोटा सा भी बगीचा है, तो आप ये जानते होंगे सिर्फ जो पीक टाइम होता है वेदर का, मई गर्मी का या फिर जाड़ों का, उसके अलावा पूरे साल ही हम लोगों का कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। और इस तरह से उथल पुथल मची ही रहती है। मेरे गार्डन में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। आपके गार्डन का क्या हाल है, ज़रूर बताइएगा।